कॉन्स्टेंटाइन 2/केन-एस्टीएन-टाइन-कॉन-एस्टीएन-टीन फ्रांसिस लॉरेस द्वारा निर्देशित उनकी पहली निर्देशन वाली 2005 की अमेरिकी सुपरहीरो हॉरर फिल्म है। ब्रॉडबिन की एक कहानी से केविन ब्रॉडबिन और फ्रैंक कैपेलो द्वारा लिखित, यह डीसी कॉमिक्स बटा वर्टिगो कॉमिक्स हिलब्लेजर ग्राफिक उपन्यासों पर आधारित है। फिल्म में कीनू रीव्स ने जॉन कॉन्स्टेंटाइन की भूमिका, जो एक संकी ओझा है जो आधे स्वर्गदूतों और आधे राक्षसों को उनके वास्तविक रूपों में देखने और उनसे संवाद करने और पृथ्वी और नर्क के बीच यात्रा करने की क्षमता रखता है। राहेल वीज, शिया लाबियॉफ, टिल्डा स्विंटन, प्रूइट टेलर विंग्स, जिमोन हॉन्सॉ, गेविन रोस्टेल और पीटर स्टॉर्मारे भी इसमें शामिल है। कॉन्स्टेंटाइन को 18 फरवरी 2005 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसने दुनिया भर में $230.9 मिलियन की कमाई की, जबकि इसका उत्पादन बजट 70-100 मिलियन के बीच था। हालांकि इसे फिल्म समीक्षकों से मिली-जुली समीक्षा मिली, लेकिन रिलीज के बाद के वर्षों में इसने एक पंथ का निर्माण किया। 2022 में एक सीक्वल की घोषणा की गई और वर्तमान में विकास में है। 11 कथानक। मेक्सिको में एक खंडहर चर्च में एक सफाई कर्मी उस भाले की नोक को खोजता है जिसने ईसा मसीह को छेदा था और प्रेत बाधित होने के बाद उसे लॉस एंजिल्स ले जाता है। वहां संकी गुप्त विशेषज्ञ जॉन कॉन्स्टेंटाइन एक छोटी लड़की से एक राक्षस को निकालता है, क्योंकि वह उसके माध्यम से पृथ्वी पर आने का प्रयास करता है, ऐसा कुछ जो स्वर्ग और नर्क के बीच एक संधि के कारण असंभव होना चाहिए। घातक फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित कॉन्स्टेंटाइन आधे नस्ल के देवदूत गैब्रियल से मिलता है और नरक की सेनाओं को निर्वासित करने के अपने काम के बदले में अपने जीवन को बढ़ाने का अनुरोध करता है। गैब्रियल जवाब देता है कि स्वार्थी कारणों से अच्छे कर्म करने से स्वर्ग में उसका रास्ता सुरक्षित नहीं होगा। दूसरी ओर जासूस एंजेला डोडसन अपनी जुड़वा बहन इसाबेल की मौत की जांच करती है, जो एक मनोरोग अस्पताल की छत से कूद गई थी। एंजेला यह मानने से इनकार करती है कि उसकी बहन, एक कट्टर कैथोलिक, आत्महत्या कर लेगी और खुद को नर्क में डाल देगी। सुरक्षा फुटेज देखते हुए एंजेला इसाबेल को कॉन्स्टेंटाइन कहते हुए सुनती है और उसकी सहायता मांगती है। वह तब तक मदद करने से इनकार करता है जब तक कि वह एंजेला का पीछा करने वाले राक्षसों को नहीं देख लेता और उन्हें भगा नहीं देता। वह इसाबेल को नर्क में देखने के लिए एक अनुष्ठान का उपयोग करता है और पुष्टि करता है कि उसने खुद को मार डाला। कॉन्स्टेंटाइन एंजेला को बताता है कि उसने किशोरावस्था में आत्महत्या कर ली थी क्योंकि वह अलौकिक प्राणियों को देखकर सदमे में था और हालांकि वह पुनर्जीवित हो गया था, जब वह मर गया तो उसके आत्महत्या के प्रयास ने उसे नर्क में डाल दिया। मुर्दाघर में कॉन्स्टेंटाइन के दोस्त फादर हेनेसी को इसाबेल की कलाई पर एक प्रतीक मिलता है, लेकिन वह अर्धनस्ल के राक्षस बाल्थाजार द्वारा मारा जाता है। कॉन्स्टेंटाइन और एंजेला को पता चलता है कि हेनेसी ने उनके लिए प्रतीक को अपने हाथ पर उकेरा था। एंजेला को इसाबेल के अस्पताल के कमरे में नर्क की बाइबिल के एक अध्याय के संबंध में छिपा एक सुराग भी मिलता है। बाल्थाजार द्वारा मारे जाने से पहले कॉन्स्टेंटाइन के सहयोगी बीमन ने जोड़ी को बताया कि प्रतीक लूसीफेर के बेटे मसीह विरोधी मैमोन का प्रतिनिधित्व करता है और अध्याय में भविष्यवाणी की गई है कि वह अपने पिता को हड़प लेगा और एक शक्तिशाली मानसिक और दिव्य सहायता का उपयोग करके पृथ्वी पर विजय प्राप्त करेगा। मानसिक इसाबेल ने मैमोन को रोकने के लिए खुद को मार डाला। एंजेला ने खुलासा किया कि उसके पास इसाबेल की तरह शक्तियां थीं। कॉन्स्टेंटाइन बाल्थाजार से पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि भाले की नोक पर लगा ईसा मसीह का खून मैमोन की दिव्य सहायता है और एंजेला को उसका नया मेजबान चुना गया है। एक अदृश्य सत्ता बाल्थाजार को नष्ट कर देती है और एंजेला का अपहरण कर लेती है, जो मैमोन के वश में हो जाती है। डायन डॉक्टर पापा मिडनाइट की मदद से कॉन्स्टेंटाइन एंजेला को मनोरोग अस्पताल में खोजने के लिए दिव्य दर्शन करवाता है। अपने ड्राइवर और प्रशिक्षु चार्ल्स क्रेमर के साथ कॉन्स्टेंटाइन खुद को हथियारबंद करता है और इमारत पर हमला करता है। एंजेला के लिए राक्षसों की भीड़ से जूझता है। कॉन्स्टेंटाइन और चार्ल्स मैमोन को उससे दूर भगाते हैं, लेकिन चार्ल्स को एक अदृश्य शक्ति द्वारा मार दिया जाता है, जो गैब्रियल के रूप में सामने आती है। मानवता के प्रति ईश्वर के पक्षपात और सबसे दुष्टों के लिए भी क्षमा से नाराज, गैब्रियल पृथ्वी पर नर्क को मुक्त करने का इरादा रखता है, ताकि जो लोग बचेंगे वे वास्तव में उसके प्यार के योग्य बनेंगे। गैब्रियल कॉन्स्टेंटाइन को दूर फेंक देता है और मैमोन को मुक्त करने के लिए भाले की नोक से एंजेला को छेदने की तैयारी करता है। हताश,
कॉन्स्टेंटाइन अपनी कलाई काटकर आत्महत्या कर लेता है, यह जानते हुए कि लूसीफर व्यक्तिगत रूप से उसे लेने आएगा। समय रुक जाता है और कॉन्स्टेंटाइन लूसीफर को हस्तक्षेप करने और मैमून को रोकने के लिए मना लेता है। गैब्रियल लूसीफर को मारने का प्रयास करता है, लेकिन पाता है कि वह ऐसा करने में असमर्थ है, क्योंकि उसके पास अब कोई दैवीय सुरक्षा नहीं है। यह महसूस करते हुए लूसीफर मैमून को वापस नर्क में भेजने से पहले गैब्रियल के पंखों को जला देता है। लूसीफर अनिच्छा से कॉन्स्टेंटाइन की सहायता के लिए उसे जीवन देने की पेशकश करता है, लेकिन वह इसके बजाय इसाबेल को स्वर्ग भेजने के लिए कहता है। लूसीफर इसाबेल को छोड़ देता है, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन अपने निस्वार्थ बलिदान के लिए स्वर्ग की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। क्रोधित होकर लूसीफर कॉन्स्टेंटाइन को जीवन देता है और उसका कैंसर हटा देता है, यह विश्वास करते हुए कि समय के साथ वह साबित कर देगा कि वह नर्क में है। कॉन्स्टेंटाइन जाने से पहले अब नश्वर गैब्रियल को घूंसा मारता है और एंजेला को भाले की नोक को सुरक्षित रखने का काम सौंपता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में कॉन्स्टेंटाइन चार्ल्स की कब्र पर जाता है और चार्ल्स को एक फरिश्ते के रूप में देखता है। कास्ट: जॉन कॉन्स्टेंटाइन के रूप में कीनू रीव्स, एक लगातार धूम्रपान करने वाला संकी भूत भगाने वाला, जो मानव तल पर आधे स्वर्गदूतों और आधे राक्षसों के वास्तविक स्वरूप को देखने की क्षमता रखता है। जॉन को आत्महत्या का प्रयास करने के लिए नरक में भेजा जाता है, जो एक नश्वर पाप है और उसे घातक फेफड़ों का कैंसर है। कॉनर डायलन व्रिन, युवा जॉन कॉन्स्टेंटाइन के रूप में। क्विन बनील, बाल जॉन कॉन्स्टेंटाइन के रूप में। रेचेल वीज, एंजेला डोडसन, एक परेशान लैब जासूस जो अपनी जुड़वा बहन इसाबेल, जिसका किरदार भी वीज ने निभाया है, की आत्महत्या की जांच कर रही है। वेज ने लूसीफर के बेटे मैमून का भी किरदार निभाया है, जिसे अपने पिता के नर्क के शासन को लेकर कोई धैर्य नहीं है और वह पृथ्वी पर शासन करने के लिए भागने के साधन के रूप में एंजेला के शरीर का उपयोग करता है। शिया लाबेयोफ, चार्ल्स क्रेमर, कॉन्स्टेंटाइन का ड्राइवर और प्रशिक्षु। चार्ल्स की रहस्यवाद में गहरी रुचि है और जब भी संभव हो कॉन्स्टेंटाइन की मदद करता है ताकि उससे ज्ञान और अनुभव प्राप्त कर सके। टिल्डा स्विंटन, गैब्रियल, एक अर्धनस्ल प्रधान देवदूत जो मानवता के प्रति घृणा रखता है तथा जो पृथ्वी पर नरक लाने के लिए मैमून को मुक्त करने की साजिश रचता है। प्रूइट टेलर विंग्स फादर हेनेसी के रूप में, एक अनिद्राग्रस्त शराबी पादरी जो मृतकों से संवाद करने की क्षमता रखता है। वह आवाजों को बाहर रखने के लिए एक सुरक्षात्मक ताबीज पहनता है। जिमोन हॉन्सो पापा मिडनाइट के रूप में, एक भूतपूर्व जादूगर जो कभी नर्क के विरुद्ध लड़ा था। तटस्थता की शपथ लेने के बाद, जब तक कि एक पक्ष सत्ता के संतुलन को प्रभावित न करे, उसने स्वर्ग और नर्क के बीच युद्ध के दोनों पक्षों के लिए तटस्थ बैठक स्थल के रूप में काम करने के लिए एक नाइट क्लब खोला। गैविन रॉसडेल बाल्थाजार के रूप में, एक अर्धनस्ल दानव और लूसीफर का बेटा। कॉन्स्टेंटाइन में उसकी विशेष रुचि है और उसके साथ उसका व्यक्तिगत इतिहास है। पीटर स्टॉर्मारे लूसीफर के रूप में, एक पतित महादूत जो सभी मानव जाति की आत्माओं के लिए भगवान के साथ छद्म युद्ध में है और नरक का शासक है। उसे पृथ्वी पर शैतान या शैतान के रूप में जाना जाता है। लूसीफर कॉन्स्टेंटाइन से इतनी घृणा करता है कि कॉन्स्टेंटाइन की आत्मा ही एकमात्र ऐसी आत्मा है जिसे वह व्यक्तिगत रूप से लेने आता है, कॉन्स्टेंटाइन की राक्षसों के साथ कई लड़ाइयों के कारण। मैक्स बेकर बीमन के रूप में, कॉन्स्टेंटाइन का एक दोस्त जिसे विदेशी गुप्त सामग्रियों और कीड़ों का व्यापक ज्ञान है। वह कॉन्स्टेंटाइन को पवित्र वस्तुएं और जानकारी दोनों प्रदान करता है। फ्रांसिस गुइनन, फादर गैरेट, एक पादरी जिसे एंजेला इसाबेल को कैथोलिक अंतिम संस्कार दिलाने के बारे में बात करती है। जोस जुनिगा, डिटेक्टिव वेस, एंजेला का साथी। जेसी रामिरेज, मैनुअल, एक मेहतर और खजाना शिकारी जो भाग्य का भाला पाता है, जो उसे विभिन्न शक्तियां प्रदान करता है और उसे एक ट्रांस जैसी स्थिति में डाल देता है। अप्रैल ग्रेस, डॉ आर्चर, कॉन्स्टेंटाइन की डॉक्टर। तानोई रीड मिडनाइट क्लब में बाउंसर के रूप में। डोमिनो हार्वे बार में एंजेल की भूमिका में पानी को शराब में बदल रहे हैं। इसके अतिरिक्त मिशेल मोनाघन ने एली के रूप में कई दृश्य फिल्माए, एक अर्धनस्ल दानव जिसके साथ कॉन्स्टेंटाइन सोता है और जानकारी मांगता है, जो हेलब्लेजर कॉमिक्स में इसी नाम के एक सक्कुबस पर आधारित है। हालांकि तैयार फिल्म में भूमिका में 2 संक्षिप्त शॉट और अस्पताल में अर्धनस्ल के समूह के साथ कॉन्स्टेंटाइन के चरम टकराव के दौरान संवाद की एक पंक्ति, पवित्र जल,
शामिल है। निर्देशक फ्रांसिस लॉरेंस ने कहा कि कॉन्स्टेंटाइन के साथ एली के रिश्ते को उसे और अधिक अकेला चरित्र बनाने के लिए काट दिया गया था। 12-13 उत्पादन। जॉन कॉन्स्टेंटाइन के चरित्र को कॉमिक बुक लेखक निर्माता एलन मूर ने जून 1985 में रिलीज हुई द सागा ऑफ स्वैम्प थिंग 37 में पेश किया था। 14-1988 में चरित्र को अपना कॉमिक बुक शीर्षक हेलब्लेजर दिया गया, जिसे डीसी कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित किया गया। निर्माता लॉरेन शुलर डोनर ने 1997 में फिल्म को विकसित करना शुरू किया। 15 पॉल हंटर को 1999 में निर्देशन के लिए जोड़ा गया। 16 और उन्हें 2001 में तरसेम सिंह द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 17 वार्नर ब्रदर्स ने 2002 में निकोलस केज को मुख्य भूमिका में लेकर फिल्मांकन शुरू करने की उम्मीद की थी। 18 लेकिन सिंह ने इसे छोड़ दिया, जिसके परिणामस्वरूप खुद उनके और वार्नर ब्रदर्स द्वारा मुकदमा दायर किया गया। कीनू रीव्स 2002 में फिल्म से जुड़ गए। 19 जॉन कॉन्स्टेंटाइन के मूल निर्माता एलन मूर अपनी कॉमिक्स फ्रॉम हेल और द लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन के पिछले रूपांतरणों से निराश थे और उन्होंने इस फिल्म के साथ श्रेय या जुड़ने से इनकार कर दिया। कॉन्स्टेंटाइन ने कॉमिक अंक 41-46 से गर्थ एनिस की डेंजरस हैबिट्स कहानी चाप के कुछ तत्वों को शामिल किया। 20 और अन्य, जैसे कि ओरिजिनल सिंह स्ट्रेट पेपरबैक से पापा मिडनाइट को शामिल करना। 21 क्लाइव बार्कर की हेलराइजर फिल्मों के साथ भ्रम से बचने के लिए फिल्म का शीर्षक हेलब्लेजर से कॉन्स्टेंटाइन में बदल दिया गया था। 22 वास्तव में कॉमिक श्रृंखला को मूल रूप से हेलराइजर शीर्षक दिया जाना था, लेकिन पहली हेलराइजर फिल्म के साथ भ्रम से बचने के लिए इसका नाम भी बदल दिया गया, जिसे हेलब्लेजर की शुरुआत से 1 साल पहले रिलीज किया गया था। 23 फिल्म ने स्रोत सामग्री के कई पहलुओं को बदल दिया। एक के लिए यह इंग्लैंड के बजाय लॉस एंजिल्स में सेट किया गया था, जिसे निर्देशक फ्रांसिस लॉरेंस ने यह दावा करके उचित ठहराया कि कॉमिक बुक विशेष रूप से लंदन में सेट नहीं थी। 22 रीव्स ने अपने वास्तविक जीवन के अमेरिकी उच्चारण और काले बालों के साथ जॉन कॉन्स्टेंटाइन की भूमिका निभाई। 22 जबकि कॉमिक्स में चरित्र को गोरा संगीतकार स्टिंग जैसा बनाया गया था और वह लिवरपूल से आया था। 23 फिल्म के लिए कॉन्स्टेंटाइन को अर्धनस्ल को देखने की मानसिक क्षमता भी दी गई थी, जैसा कि वे वास्तव में है, और इसने उसे आत्महत्या का प्रयास करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उसका अभिशाप हुआ। 24 जो कॉमिक्स में एक युवा लड़की को मारने वाले राक्षस को बुलाने की सजा थी। 25 इसके अतिरिक्त फिल्म में फेफड़े के कैंसर की कथानक के समाधान को संशोधित किया गया था ताकि लूसीफर स्वेच्छा से छुड़ाए गए कॉन्स्टेंटाइन को गिरने का दूसरा मौका देने के लिए बजाय इसके कि ऐसा करने के लिए उसे धोखा दिया जाए। 24 नरक जैसा कि फिल्म में दर्शाया गया है। निर्देशक लॉरेंस ने फिल्म की नरक की अवधारणा को हमारे आसपास जो कुछ है उसके भूगोल पर आधारित करने का फैसला किया। 26 उन्होंने आगे बताया, यह वास्तव में मेरे और विजुअल इफेक्ट्स सुपरवाइजर और प्रोडक्शन डिजाइनर के साथ बैठकर कारों पर होने वाले जैविक विकास और उसके रंगरूप के बारे में सोचने का एक संयोजन था, और हमने 1940 के दशक की परमाणु विस्फोटों की परमाणु परीक्षण फिल्मों को देखना शुरू किया और बस यह तय किया कि यह बहुत अच्छा होगा यदि परिदृश्य न केवल इन जीवों के साथ हिंसक हो बल्कि वातावरण भी हो। इसलिए हमने तय किया कि यह एक तरह का शाश्वत परमाणु विस्फोट था, सिवाय इसके कि कुछ भी वास्तव में नष्ट नहीं होता, क्योंकि यह शाश्वत है और यह लगातार चल रहा है। संगीत साउंड ट्रैक कॉन्स्टेंटाइन ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा ब्रायन टायलर और क्लॉस बेडेल्ट, जारी किया 15 फरवरी 2005, रिकॉर्डेड 2004। शैली फिल्म स्कोर। साउंड ट्रैक लंबाई 51-47, लेबल वारे से सरबांडे। व्यावसायिक रेटिंग। समीक्षा स्कोर। स्रोत रेटिंग। पूरा संगीत 27। कॉन्स्टेंटाइन ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक 15 फरवरी 2005 को रिलीज किया गया था। यह फिल्म के गानों का एक ऑर्केस्ट्रा संकलन है जिसे हॉलीवुड स्टूडियो सिम्फनी और हॉलीवुड फिल्म चोरेल द्वारा प्रस्तुत किया गया है, और ईगल आई और फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी फिल्मों के संगीतकार ब्रायन टायलर और क्लॉस बेडेल द्वारा संगीतबद्ध किया गया है। फिल्म में सुने गए 2 गाने ए परफेक्ट सर्कल द्वारा पैसिव कॉन्स्टेंटाइन के मिडनाइट बार से गुजरते समय सुना गया, और द डेव ब्रूबेक क्वार्टेट द्वारा टेक 5 कॉन्स्टेंटाइन द्वारा बजाए गए रिकॉर्ड पर सुना गया, साउंड ट्रैक में शामिल नहीं किए गए थे। एल्बम को ऑल म्यूजिक द्वारा आलोचना की गई, जिन्होंने इसे
क्लिच और धार्मिक रूप से फॉर्मूलाबद्ध बताया। 27 रिलीज नाटे फिल्म की मूल रिलीज की तारीख 17 सितंबर 2004 थी। 28 लेकिन बाद में इसे फरवरी 2005 तक के लिए टाल दिया गया। हालांकि फिल्म को PG-13 रेटिंग दी जानी थी, लेकिन इसे MPAA से R रेटिंग मिली, जिसका श्रेय लॉरेंस ने इसके धार्मिक पहलुओं को दिया। 29 होम मीडिया यह फिल्म 2005 में VHS और DVD पर रिलीज की गई थी। वार्नर होम वीडियो ने 28 मार्च 2006 को HD DVD पर फिल्म रिलीज करने का इरादा किया था। 30 जिससे यह उस मीडिया फॉर्मेट पर रिलीज होने वाली सबसे शुरुआती फिल्मों में से एक बन गई, लेकिन HD DVD के लॉन्च में देरी के बाद यह वास्तव में उसी साल 6 जून को रिलीज हुई। इसे 14 अक्टूबर 2008 को वार्नर होम वीडियो द्वारा ब्लूरे डिस्क पर रिलीज किया गया था। 31 स्वागत बॉक्स ऑफिस कॉन्स्टेंटाइन 18 फरवरी 2005 को संयुक्त राज्य अमेरिका में 3006 सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई, जिसने अपने शुरुआती सप्ताहांत में $29.8 मिलियन की कमाई की और हिच के दूसरे सप्ताहांत के बाद दूसरे स्थान पर रही। 32 इसने 16 जून को अपना प्रदर्शन समाप्त किया, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $76 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $154.9 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $230.9 मिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका उत्पादन बजट 70-100 मिलियन था। 6, 7, 8 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 230 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 46% की स्वीकृति रेटिंग और 5.5/10 की औसत रेटिंग मिली है। साइट की आम सहमति बताती है, ठोस उत्पादन मूल्यों और एक पेचीदा आधार के बावजूद कॉन्स्टेंटाइन में एक और आध्यात्मिक शूट 'एम अप द मैट्रिक्स का फोकस नहीं है। 33 मेटाक्रिटिक पर, जो एक भारित औसत प्रदान करता है, इसमें 41 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 100 में से 50 का स्कोर है, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। 34 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B का औसत ग्रेड दिया। 35 टाइम पत्रिका के रिचर्ड कॉर्लिस ने फिल्म को एक अनूठी हाइब्रिड, एक धार्मिक नॉयर एक्शन फिल्म कहा। 36 उन्होंने कीनू रीव्स की एक अजीब मूर्खतापूर्ण क्षण में अपने करिश्मे को बनाए रखने की क्षमता को इस बात का सबूत बताया कि वह एक फिल्म स्टार है, और टिल्डा स्विंटन को बेदाग पतनशील कहा। कॉर्लिस ने फ्रांसिस लॉरेंस द्वारा नियोजित कैमरा प्लेसमेंट की विविधता की भी प्रशंसा की, हालांकि वह फिल्म के चरमोत्कर्ष की आलोचना करते हुए इसे अपरिवर्तनीय रूप से मूर्खतापूर्ण बताते हैं। एले वीकली की एला टेलर ने लिखा, कॉन्स्टेंटाइन, जो अंत में उस चीज को चुनता है जिसे मैं केवल एक तरह के अलौकिक मानवतावाद के रूप में वर्णित कर सकती हूँ, वह अपनी आध्यात्मिक संतुष्टि के बिना नहीं है। 37 लॉस एंजल्स टाइम्स की कैरिना चोकानो ने कहा कि जब इस तरह की मसीहाई भूमिकाएं निभाने की बात आती है, तो कीनू रीव्स का कोई मुकाबला नहीं है। वह उनमें एक जैन शून्यता और शांति भर देता है, जो किसी तरह उसे सबसे अप्रत्याशित दृश्यों के माध्यम से भी एक शांत, विनम्र गरिमा के साथ ले जाता है। 38 फिल्म थ्रेड के पीट वॉन्डरहायर ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए। उन्होंने लिखा कि फिल्म मुश्किल से सफल होती है, प्रभावशाली दृश्यों के कारण, आत्माओं के लिए शैतान के साथ शर्त लगाने वाले एक बेपरवाह भगवान के विचार और 2 बेहद मनोरंजक दृश्य, एक वीज के साथ, एक स्टॉर्मारे के साथ, जिसमें रीव्स वास्तव में अपने चरित्र को उस निंदक गधे के रूप में निभाते हैं जो वह वास्तव में है। 39 न्यूयॉर्क डेली न्यूज के जैक मैथ्यूज ने फिल्म को 4 में से 2 स्टार दिए। अपनी सारी आध्यात्मिक पीड़ा के बावजूद कॉन्स्टेंटाइन कल्पनाओं के हिसाब से मूर्खतापूर्ण है। 40 द बाल्टीमोर सन के माइकल स्रागो ने भी फिल्म को 4 में से 2 स्टार दिए। यह सब फिल्म निर्माताओं के कम्युनियन वेफर को पाने और उसे खाने की चाहत के मामले की तरह लगता है। 41 द वाशिंगटन पोस्ट के लेखक डेसन थॉम्सन की भी फिल्म के बारे में ऐसी ही राय थी। 42 उन्होंने विशेष रूप से कॉमिक बुक से इसके अंतर की आलोचना की। यदि आप हेलब्लेजर कॉमिक बुक सीरीज के प्रशंसक हैं, जिस पर यह फिल्म आधारित है, तो आपको निश्चित रूप से एक विकर्षण की आवश्यकता होगी। कॉन्स्टेंटाइन और इसके स्रोत सामग्री के बीच का संबंध सबसे अच्छा अनावश्यक है। असमानता मूल जॉन कॉन्स्टेंटाइन, रीव्स का चरित्र, के लिवरपूल, इंग्लैंड से होने से शुरू होती है। जॉन और पॉल के शहर से रीव्स, मानो
लियोनार्ड माल्टिन के वार्षिक प्रकाशन मूवी गाइड ने फिल्म को हल्के ढंग से कहें तो नीरस बताते हुए एक बम रेटिंग दी। 43 फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट ने इसे 4 में से 1.5 स्टार दिए। 44 नर्क के चित्रण हैंगओवर के साथ एनिमेटरों द्वारा बनाया गया एक परमाणु पश्चात लॉस एंजल्स फिल्म के आधार। आपको लगता है कि भगवान इस प्रतियोगिता के न्यू इंग्लैंड पैट्रियट्स होंगे, लेकिन जाहिर तौर पर एक मौका है कि शैतान जीत सकता है। कथानक में छेद, विसंगतियां और फिल्म में दर्शाए गए सामान्य कार्य। वह अभिनय के बारे में विशेष रूप से आलोचनात्मक नहीं थे, केवल यह कहते हुए इसका उल्लेख करते हैं। रीव्स ने फिल्म में जानबूझकर एक उदास ऊर्जा स्तर दिखाया है, जैसा कि एक ऐसे व्यक्ति के लिए उपयुक्त है जिसने नर्क देखा है, आधे राक्षसों के बीच चलता है और मर रहा है। वह धूम्रपान करता रहता है। एबर्ट ने फिल्म को अपनी सबसे अधिक नफरत वाली फिल्मों की सूची में जोड़ा। उपन्यासीकरण और वीडियो गेम। फिल्म की रिलीज से जुड़ने के लिए जॉन शर्ली द्वारा एक उपन्यास और एक वीडियो गेम रूपांतरण का निर्माण किया गया। उपन्यास में कहा गया है कि नर्क की इमारतें ईंटों के बजाय शापित लोगों की आत्माओं से बनाई गई है और मोर्टार के बजाय खून से बनी है। 46 सीक्वल। 2011 में निर्देशक फ्रांसिस लॉरेंस ने सीक्वल के बारे में कहा, यह दिलचस्प है कि पिछले कुछ सालों में कॉन्स्टेंटाइन ऐसा लगता है जैसे यह बन गया है, जैसे कि इसके पास इस तरह का पंथ है जो बहुत बढ़िया है। इसे अपनाया गया है। सीक्वल का पता लगाना बहुत अच्छा होगा, और अगर हमने ऐसा किया और हम इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वास्तव में डार्क, डरावना संस्करण बनाना बहुत अच्छा होगा। हम उस अजीब PG-13R नो मैंस लैंड में फंस गए, और हमें हार्डर डरावना संस्करण बनाना चाहिए, जिसे मैं करना पसंद करूंगा। 47 नवंबर 2012 में गिलर्मो डेल टोरो ने DC कॉमिक्स के अलौकिक पात्रों जॉन कॉन्स्टेंटाइन के इर्दगिर्द केंद्रित जस्टिस लीग डार्क फिल्म लिखने और निर्देशित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 48 रीव्स ने 2019 और 2021 में कहा कि वह भविष्य में इस भूमिका को फिर से निभाने के लिए तैयार है। 50 नवंबर 2020 में स्टॉर्मारे ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में घोषणा की कि एक सीक्वल काम में था, हालांकि न तो वार्नर ब्रदर्स के प्रतिनिधियों और न ही रीव्स ने टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब दिया। 51 सितंबर 2022 में डेडलाइन हॉलीवुड ने बताया कि वार्नर ब्रदर्स कॉन्स्टेंटाइन सीक्वल विकसित करेंगे, जिसमें कीनू रीव्स मुख्य भूमिका में वापसी करेंगे। फ्रांसिस लॉरेंस फिल्म के निर्देशक के रूप में वापसी करेंगे, जबकि अकीवा गोल्ड्समैन पटकथा लिखेंगे। गोल्ड्समैन JJ अब्राम्स और हन्ना मिंगेला के साथ मिलकर इसका निर्माण भी करेंगे। 11 रीव्स ने कहा कि उन्होंने DC स्टूडियो के CEO जेम्स गन से बात की थी और उन्हें बताया गया था कि सीक्वल अभी भी बनाया जाएगा, जो DC एल्सवर्ल्ड्स का हिस्सा होगा, एक फिल्म श्रृंखला जिसका उद्देश्य आगामी DC यूनिवर्स से खुद को अलग करना है। 52 लॉरेंस ने अक्टूबर 2023 में परियोजना पर एक अपडेट दिया, जिसमें संकेत दिया गया कि 2023 राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका की हड़ताल के समापन के बाद काम आगे बढ़ गया था। वह रीव्स और गोल्ड्समैन बैठक कर रहे हैं और कहानी पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांसिस लॉरेंस, जन्म 26 मार्च 1971, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता और निर्माता है। संगीत, वीडियो और विज्ञापनों के निर्देशक के रूप में खुद को स्थापित करने के बाद लॉरेंस ने सुपरहीरो थ्रिलर कॉन्स्टेंटाइन 2005 के साथ अपनी फीचर लेंथ निर्देशन की शुरुआत की और उसके बाद से पोस्टेपोकैलिक हॉरर फिल्म आई एम लीजेंड 2007, रोमांटिक ड्रामा वाटर फॉर एलिफेंट्स 2011, द हंगर गेम्स फिल्म श्रृंखला की 5 फिल्मों में से 4 और जासूसी थ्रिलर रेड स्पैरो 2018 का निर्देशन किया है। प्रारंभिक जीवन। लॉरेंस का जन्म ऑस्ट्रिया के वियना में अमेरिकी माता-पिता के घर हुआ था। उनके पिता एक सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे जो कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, नॉर्थरिज में पढ़ाते थे, और उनकी मां उनके गृहनगर में स्थित एक जनसंपर्क एजेंसी में प्रौद्योगिकी की उपाध्यक्ष है। 3 वह 4 साल की उम्र में लॉस एंजल्स चले गए। 2 लॉरेंस ने लोयोला मैरीमाउंट यूनिवर्सिटी फिल्म स्कूल में फिल्म निर्माण में स्नातक की डिग्री हासिल करने से पहले एलन मोयल द्वारा निर्देशित फीचर पंप अप द वॉल्यूम पर दूसरे सहायक कैमरा के रूप में काम किया। कैरियर। उन्होंने 1993 में एंटोन वासिल द्वारा निर्देशित फीचर मार्चिंग आउट ऑफ टाइम में पहले सहायक निर्देशक के रूप में काम किया।
लॉरेंस ने फिर अपने पूर्व सहपाठी माइकल जेसन रोसेन के साथ मिलकर संगीत वीडियो का सहनिर्देशन किया। लॉरेंस ने सैन जोस बैंड ए वेस्टर्न फ्रंट के लिए अपने पहले संगीत वीडियो का निर्देशन किया। रोसेन और लॉरेंस ने जेफरी माइकल कटर, एक अन्य पूर्व सहपाठी के साथ मिलकर कुल $3000 में 2 वीडियो बनाए। लॉरेंस, रोसेन और कटर ने एटिको रिकॉर्ड्स के अध्यक्ष और टाइडल फोर्स ड्रमर माइकल ब्लेकी के लिए उस बैंड के एकल ए मैन राइट्स थ्रू के लिए एक वीडियो भी बनाया। जल्द ही लॉरेंस अपनी मूल और कल्पनाशील संगीत वीडियो स्क्रिप्ट और दृश्य निर्देशन शैली के लिए जाने जाने लगे। वह अंततः एक प्रमुख नई प्रोडक्शन कंपनी में शामिल हो गए और संगीत वीडियो निर्देशक के रूप में उनके सफल करियर में रिहाना, ग्रीन डे, ब्रिटनी स्पीयर्स, ब्लैक आइड पीज, जेजेड, मेलानी सी, एवरिल लेविग्ने, एरोस्मिथ, जेनेट जैक्सन, जेनिफर लोपेज, लेडी गागा, फास्टबॉल, लिसा मैरी प्रेस्ली, डेस्टिनीज चाइल्ड, गार्बेज, ग्वेन स्टेफनी, शकीरा, पिंक, नेली फुटाडो, एन वोग, मोनिका, मिसी इलियट, जस्टिन टिम्बरलेक और बैकस्ट्रीट बॉयज जैसे सितारों के साथ काम करना शामिल है। 2002 में उन्होंने शकीरा के सुएर्टे संगीत वीडियो के निर्देशन के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु संगीत वीडियो के लिए लैटिन ग्रैमी पुरस्कार जीता। 4. उन्होंने कोका कोला, लोरियल, केल्विन क्लेन, पेप्सी कोला, मेबेलिन, किड्स फुटलॉकर, बकार्डी, मैकडॉनल्ड्स, जीएपी, बडलाइट, कवरगर्ल, ओल्ड्स मोबाइल और डिज्नीलैंड जैसे ग्राहकों के लिए कई विज्ञापनों का निर्देशन भी किया है। 2005 में उनकी फीचर फिल्म की शुरुआत कॉन्स्टेंटाइन थी, जो हेलब्लेजर कॉमिक बुक पर आधारित थी, जिसमें कीनू रीव्स ने अभिनय किया था। 2007 में उन्होंने विल स्मिथ के साथ आई एम लीजेंड, रिचर्ड मैथेसन के उपन्यास पर आधारित का निर्देशन किया। 2011 में उन्होंने वाटर फॉर एलिफेंट्स का निर्देशन किया। 2012 में लॉरेंस ने फॉक्स पैरानॉर्मल सीरीज टच के पायलट एपिसोड का निर्देशन और कार्यकारी निर्माण किया। 5. वह वर्तमान में डीएनए इंक के साथ अनुबंधित है। 2011 में उन्होंने लेडी गागा के बैड रोमांस संगीत वीडियो के निर्देशन के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत वीडियो लघु रूप के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता। अप्रैल 2012 में लायंसगेट ने घोषणा की कि लॉरेंस को उपन्यास कैचिंग फायर के फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करने के लिए चुना गया था। 6. 7. पुस्तक और फिल्म जेनिफर लॉरेंस, कोई संबंध नहीं, अभिनीत ब्लॉकबस्टर हिट द हंगर गेम्स की अगली कड़ी थी। द हंगर गेम्स के इस फिल्म रूपांतरण का निर्देशन गैरी रॉस ने किया था और दोनों उपन्यास सुजैन कोलिंस द्वारा लिखे गए थे। लॉरेंस को आधिकारिक तौर पर 3 मई 2012 को फिल्म के निर्देशक के रूप में पुष्टि की गई थी। 8. वह श्रृंखला के 2 अंतिम भागों द हंगर गेम्स, मॉकिंगजे, भाग 1, 2014 और भाग 2, 2015 का निर्देशन करने के लिए लौटे। 9. लॉरेंस वर्तमान में चक पलाहनी के उपन्यास सर्वाइवर के फिल्म रूपांतरण पर काम कर रहे हैं। लॉरेंस ने जेसन मैथ्यूज के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित रेड स्पैरो का निर्देशन किया और इसमें द हंगर गेम स्टार जेनिफर लॉरेंस और जोएल एजर्टन ने अभिनय किया। यह फिल्म 2 मार्च 2018 को रिलीज हुई थी। लॉरेंस ने अप्रैल 2020 में मूल लेखक सुजैन कोलिंस के हंगर गेम्स प्रीक्वल उपन्यास के रूपांतरण द बैलार ऑफ सॉन्गबर्ड्स एंड स्नेक्स का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए। फिल्म 17 नवंबर 2023 को रिलीज हुई। 10, 11, 12 मार्च 2021 में उनकी अबाउट ब्लैंक प्रोडक्शन कंपनी ने न्यू रिपब्लिक पिक्चर्स के साथ एक सौदा किया। 13 उनका पहला प्रोजेक्ट फिलिप के डिक के उपन्यास वल्कन हैमर का रूपांतरण होगा, जिसकी घोषणा नवंबर 2021 में की जाएगी। 14 मार्च 2022 में यह घोषणा की गई कि लॉरेंस केविन जे एंडरसन और स्टीवन एल सीयर्स के स्टालेगेक्स के फीचर रूपांतरण का निर्देशन करेंगे, जिसे जॉय विल्किंसन द्वारा लिखा जाएगा। 15 अप्रैल 2022 में यह घोषणा की गई कि लॉरेंस एप्पल टीवी प्लस के लिए चीफ ऑफ वॉर के कार्यकारी निर्माताओं में से एक होंगे। 16 अगस्त 2022 में द रैप ने बताया कि लॉरेंस ने 2 के गेम्स फ्रेंचाइजी से प्रेरित बायोशॉक के एक रूपांतरण को निर्देशित करने के लिए नेटफ्लिक्स के साथ अनुबंध किया है। उसी वर्ष सितंबर में डेडलाइन ने बताया कि निर्देशक कॉन्स्टेंटाइन के सीक्वल का निर्देशन करने के लिए भी वापस आएंगे। संदर्भ बाहरी संबंध केविन ब्रॉडबिन लेख बात करना पढ़ना संपादन करना इतिहास देखें औजार
उपस्थिति छिपाना। मूल पाठ। छोटा, मानक, बड़ा, चौड़ाई, मानक, चौड़ा। विकिपीडिया, निःशुल्क विश्वकोश से। केविन ब्रॉडबिन एक आयरिश पटकथा लेखक है। उनके क्रेडिट में द ग्लिमर मैन 1996 और माइंड हंटर्स 2004 के लिए पटकथा और कहानी लिखना शामिल है। वह कॉन्स्टेंटाइन 2005 के सहलेखक भी है, जो डीसी कॉमिक्स कॉमिक बुक हेलब्लेजर का फिल्म रूपांतरण है। इसके अलावा ब्रॉडबिन ने द ए-टीम के फिल्म संस्करण पर काम किया। 2. उन्होंने 2016 की फिल्म द सीज ऑफ जादोटविले की पटकथा लिखी और उसका निर्माण किया, जिसे नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म्स द्वारा रिलीज किया गया था। 3. फिल्मोग्राफी। द ग्लिमर मैन 1996, माइंड हंटर्स 2004, कॉन्स्टेंटाइन 2005, द सीज ऑफ जादोटविले 2016। निर्माता भी। जॉन कॉन्स्टेंटाइन। हेलब्लेजर एक अमेरिकी समकालीन हॉरर कॉमिक बुक श्रृंखला, जिसे जनवरी 1988 से डीसी कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसके बाद मार्च 1993 से वर्टिगो छाप द्वारा जब छाप पेश की गई थी। इसका केंद्रीय चरित्र सड़क पर रहने वाला अंग्रेजी जादूगर और ठग जॉन कॉन्स्टेंटाइन है, जिसे एलन मूर और स्टीफन आर. बिसेट ने बनाया था और पहली बार उस शीर्षक पर उस रचनात्मक टीम के चलने के दौरान स्वैम्प थिंग, खंड 2, 37, जून 1985 में सहायक चरित्र के रूप में दिखाई दिया था। हेलब्लेजर जनवरी 1988 से लगातार प्रकाशित हो रहा था और वर्टिगो का सबसे लंबे समय तक चलने वाला शीर्षक था, जो छाप के लॉन्च से एकमात्र बचा प्रकाशन था। 2013 में श्रृंखला 300 अंक के साथ समाप्त हुई। 2. मूल श्रृंखला को नवंबर 2019 में डीसी ब्लैक लेबल ब्रांड के तहत कॉमिक्स की द सैंडमैन यूनिवर्स लाइन के हिस्से के रूप में 12 मुद्दों के लिए पुनर्जीवित किया गया था। अपने बेहद निराशावादी लहजे और सामाजिक राजनीतिक टिप्पणियों के लिए प्रसिद्ध, इस श्रृंखला ने एक फिल्म रूपांतरण, टेलीविजन शो, उपन्यास और कई स्पिन-ऑफ और क्रॉसओवर को जन्म दिया है। यह सीरीज डीसी के वर्टिगो छाप की सबसे लंबी चलने वाली और सबसे सफल शीर्षकों में से एक थी और कई ब्रिटिश लेखकों के लिए एक कदम थी। इस श्रृंखला में योगदान देने वाले उल्लेखनीय लेखकों में जेमी डेलानो, गर्थ हेनिस, एडी कैम्पबेल, पॉल जेनकिंस, वॉरेन एलिस, ग्रांट मॉरिसन, नील गैमन, ब्रायन एजारेलो, माइक कैरी, डेनिस मीना, एंडी डिगल और पीटर मिलिगन शामिल है। हेलब्लेजर पहली आधुनिक गुप्त जासूसी कथाकृतियों में से एक थी और इसने आने वाली शैली को बहुत प्रभावित किया। उत्पादन इतिहास। कॉमिक बुक सीरीज स्वैम्प थिंग में जॉन कॉन्स्टेंटाइन की उपस्थिति पर पाठकों की अनुकूल प्रतिक्रिया के बाद, जहां उन्हें लेखक एलन मूर द्वारा पेश किया गया था, चरित्र को 1988 में अपनी कॉमिक बुक सीरीज दी गई थी। 3-4 इस सीरीज का शीर्षक हेलराइजर रखने का इरादा था, लेकिन क्लाइव बार्कर की इसी नाम की असंबंधित फिल्म की समकालीन रिलीज के कारण प्रकाशन से पहले इस शीर्षक को संशोधित किया गया था। 5 प्रारंभिक लेखक जेमी डेलानो अपने शब्दों में शीर्षक के परिवर्तन के बारे में काफी अस्पष्ट थे। 6 प्रारंभिक रचनात्मक टीम में लेखक जेमी डेलानो और कलाकार जॉन रिदवे थे, जिसमें डेव मैक्के ने विशिष्ट चित्रित और कोलाज कवर की आपूर्ति की थी। डेलानो ने चरित्र में एक राजनीतिक पहलू पेश किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा, आमतौर पर मुझे 1980 के दशक के ब्रिटेन पर टिप्पणी करने में दिलचस्पी थी। मैं वही रह रहा था, यह बकवास था और मैं सभी को बताना चाहता था। 4 पुस्तक, जिसे मूल रूप से एक नियमित डीसी कॉमिक शीर्षक के रूप में प्रकाशित किया गया था, मार्च 1993 में छाप के लॉन्च के साथ वर्टिगो शीर्षक बन गया। श्रृंखला का अंक 63। अक्टूबर 2011 में यह घोषणा की गई थी कि यह जनवरी 2012 से शुरू होने वाले अपने भौतिक रिलीज के उसी दिन डिजिटल रूप से प्रकाशित होने वाले डीसी शीर्षकों में शामिल हो जाएगा। 7 रचनात्मक कार्मिक। मुख्य लेख। हेलब्लेजर रचनाकारों की सूची। कई लेखकों ने इस सीरीज पर लंबे समय तक काम किया है, जैसे कि गर्थ एनिस और माइक कैरी, जिन्होंने क्रमशः पुस्तक पर दूसरा और तीसरा सबसे लंबा काम किया है, केवल पीटर मिलिगन से पीछे। श्रृंखला के लिए लिखने वाले अन्य लेखकों में पॉल जेनकिंस, वॉरेन एलिस, ब्रायन एजेरेलो, नील गैमन, ग्रांट मॉरिसन, डेनिस मीना और एंडी डिगल शामिल है। 8 इस श्रृंखला पर कई कलाकारों ने भी काम किया, जैसे कि जॉन रिदवे, मूल श्रृंखला कलाकार, साइमन बिस्ले, मार्क बकिंघम, रिचर्ड कॉर्बेन, स्टीव डिलन,
मार्सेलो फ्रूसिन, जॉक, डेविड लॉयड, लियोनार्डो मैनको और सीन फिलिप्स। कवर कलाकारों में डेव मैककेन, जिन्होंने श्रृंखला के पहले कवर को डिजाइन किया था, टिम ब्रैडस्ट्रीट, जिन्होंने सबसे ज्यादा डिजाइन किए थे, ग्लेन फेब्री, केंट विलियम्स, डेविड लॉयड और सीन फिलिप्स शामिल थे। कॉमिक्स में सेटिंग और नायक। यह भी देखें जॉन कॉन्स्टेंटाइन और हेलब्लेजर पात्रों की सूची। हेलब्लेजर एक समकालीन दुनिया में स्थापित किया गया था, यद्यपि पर्दे के पीछे जादू और अलौकिक संघर्ष की दुनिया थी। 9. हालांकि श्रृंखला की आधिकारिक सेटिंग डीसी यूनिवर्स थी, लेकिन प्रसिद्ध डीसी पात्रों को शायद ही कभी देखा या उल्लेख किया गया था। 10. हालांकि कुछ डीसी कॉमिक्स के पात्र, विशेष रूप से जतना, द फैंटम स्ट्रेंजर, शेड, द चेंजिंग मैन, ड्रीम ऑफ द एंडलेस और द स्वैम्प थिंग जैसे फ्रिंज अलौकिक पात्र दिखाई दिए। हेलब्लेजर के मुख्य पात्र जॉन कॉन्स्टेंटाइन को एक ऐसे आत्मविश्वासी व्यक्ति और गुप्त जासूस के रूप में चित्रित किया गया था, जो नैतिक रूप से संदिग्ध चीजें करता था, यकीनन अधिक अच्छे के लिए। 8. वह आमतौर पर छल, धोखे और गुमराही के माध्यम से जीत हासिल करता था, लेकिन अक्सर इस प्रक्रिया में उसने जितने लोगों को हराया, उससे अधिक दुश्मन बना लिए। वास्तव में यह पुस्तक में एक सामान्य विषय था कि कॉन्स्टेंटाइन कोई स्थायी परिवर्तन करने या स्पष्ट जीत का आनंद लेने में असमर्थ था। कभी कभी मानव जाति की भलाई के लिए प्रयास करते हुए कॉन्स्टेंटाइन अक्सर चालाकी करने वाला और एक दोस्त के रूप में खतरनाक व्यक्ति था, क्योंकि उसके आसपास के लोगों के जीवन और आत्माएं उसके दुस्साहस में खतरनाक रूप से शामिल हो जाती थीं। उसने खुद को सीधे हमलों से बचाने के लिए दर्द उठाया, लेकिन उसके दोस्त और रिश्तेदार अक्सर उस पर हमला करने के लिए खतरे में पड़ जाते। कॉन्स्टेंटाइन ने अन्य कॉमिक बुक शीर्षकों में भी उपस्थिति दर्ज कराई, जैसे क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ्स, इन्फिनिट क्राइसिस, ग्रीन एरो, ग्रीन लैंटर्न, द सैंडमैन, लूसीफर और शेड, द चेंजिंग मैन। स्वैम्प थिंग और द बुक्स ऑफ मैजिक दोनों में वह अपने कई अवतारों के दौरान एक आवर्ती सहायक चरित्र था। अन्य सुपरहीरो या परिवार के अनुकूल कॉमिक्स में चरित्र का उपयोग करने के कुछ प्रयासों को संपादकीय जनादेश के कारण बदल दिया गया था, जैसे फायरस्टॉर्म में ग्रेगोरी इलोवोटिच रास्पुतिन और कैप्टन एटम, जो कॉन्स्टेंटाइन को इंग्लैंड में एक अशिष्ट मूर्ख के रूप में संदर्भित करता है। ग्रांट मॉरिसन ने डीसी द्वारा कॉन्स्टेंटाइन को मना कर दिए जाने के बाद डूम पेट्रोल के लिए विलोबी किपलिंग बनाया। जॉन कॉन्स्टेंटाइन को 2011 में डीसी यूनिवर्स में फिर से पेश किया गया था, शुरुआत में ब्राइटेस्ट डे क्रॉसओवर इवेंट टाइटल सर्च फॉर द स्वैम्प थिंग में और चल रहे द न्यू 52 टाइटल जस्टिस लीग डार्क में। 2000 के लिए डीआर एंड क्विंच पर पहले काम कर चुके एक शीर्षक जिसे जॉन कॉन्स्टेंटाइन के निर्माता एलन मूर ने लोकप्रिय बनाया, डेलानो को 1988 में तत्कालीन संपादक करेन बर्गर द्वारा अपने कॉमिक में चरित्र का पहला रन शुरू करने के लिए चुना गया था। डेलानो के रन की विशेषता उनके राजनीतिक व्यंग्य से थी, जिसमें 1980 और 90 के दशक के अंत जैसे शहर के फाइनेंसरों का शाब्दिक राक्षस होना और कॉन्स्टेंटाइन का संसद भवन के फ्रीमेसन से मिलना शामिल था। उनके पास पर्यावरणवादी मुद्दे भी थे, खासकर द फियर मशीन, अंक 15-22 में, जहां जॉन पर्यावरण कार्यकर्ताओं के एक यात्रा करने वाले समुदाय के साथ जुड़ गए। वास्तव में संपादक करेन बर्गर ने डेलानो के जाने पर इस विडंबना को नोट किया कि 5 मुख्य कहानियां चल रही थीं। पहली, जिसे ओरिजिनल सिंग्स 14 के रूप में संकलित किया गया है, जॉन की अमेरिका यात्रा से संबंधित है, ताकि वह एक राक्षस मेमोथ को भगा सके और डैमनेशन आर्मी के रूप में ज्ञात एक अजीब पंथ की जांच कर सके। नेर्गल नामक एक राक्षस के साथ रास्ते पार करता है, जिससे उसे राक्षस का खून मिलता है, और इस प्रक्रिया में एक पुराने दोस्त गैरी लेस्टर को मारने और जेड नामक एक अन्य दोस्त को धोखा देने के लिए जिम्मेदार होना पड़ता है। अगले 4 अंक, द डेविल यू नो 15, अंतः न्यू कैसल में एक राक्षस से एक युवा लड़की एस्ट्रा को बचाने में जॉन की विफलता की व्याख्या करते हैं। एक ऐसी घटना जिसने उसे पागल कर दिया और रेवेंसकर नामक एक शरण में कैद कर दिया, और अभी भी कॉमिक के अंत तक उसे परेशान करता है। अंततः उसे पता चलता है कि इसके लिए जिम्मेदार राक्षस नेर्गल था और उसे फंसाने के लिए एक तकनीकी योजना का उपयोग करता है और उसे वापस नरक में ले जाता है। इसमें स्वैम्प थिंग के साथ एक क्रॉसओवर भी शामिल है, जहां कॉन्स्टेंटाइन अपना शरीर खो देता है, जबकि स्वैम्प थिंग इसका उपयोग प्रजनन के लिए करता है। इसके बाद 9 अंकों की एक लंबी कहानी आर्क, द फियर मशीन 16 आई, जो लोगों के डर को इकट्ठा करने,
जुंटा किलोकियन के रूप में जाने जाने वाले एक निष्क्रिय देवता को बढ़ाने के लिए एक मेसोनिक साजिश के इर्दगिर्द घूमती है और पर्यावरणविदों की मदद से इसे रोकने के उनके प्रयासों, जिसमें मरकरी, एक युवा मानसिक लड़की, और मार्ज, उसकी मां शामिल है, जिसके साथ वह रोमांटिक रूप से जुड़ जाता है। डेलानो के कार्यकाल का अंतिम प्रमुख रन, द फैमिली मैन, था 17, जो अब तक की श्रृंखला के मुख्य भाग से अलग था, जिसमें कॉन्स्टेंटाइन का दुश्मन अलौकिक नहीं है, एक काल्पनिक बार के साथ एक शुरुआती मेटाफिक्शनल मुठभेड़ से परे, लेकिन एक पूर्व पुलिसकर्मी सीरियल किलर बन गया है। जॉन की नैतिक दुविधा की क्या हत्या कभी स्वीकार्य है, और उसके पिता, थॉमस की हत्या से उसका सामना करना, इस कहानी को फ्रेम करता है। शीर्षक के इस दौर के दौरान, ग्रांट मॉरिसन, अंक 25 और 26, और नील गैमन, अंक 27, दोनों ने 3 महीने के अंतराल के दौरान इसे भरा, जिसमें मॉरिसन की कहानी परमाणु भय से निपटती थी, और नील गैमन की कहानी बेघर होने के बारे में एक भूत की कहानी थी। डेलानो का रन, द गोल्डन चाइल्ड, के साथ समाप्त हुआ, जहां जॉन का मार्ज और मरकरी से पुनर्मिलन होता है, जो उसे यह पता लगाने में मदद करते हैं कि उसने गर्भ में अपने अधिक परिपूर्ण जुड़वां की हत्या कर दी थी, जो एक विस्तारित कहानी में परिणत होता है, जिसमें पता चलता है कि अगर उसकी जगह दूसरा जुड़वां बच जाता तो क्या होता। 18, उनके रन के दौरान, एक स्टैंडअलोन मुद्दा भी था, हेलब्लेजर एनुअल 1, कॉन्स्टेंटाइन के वंश की खोज, और जॉन के पंक बैंड, म्यूकस मेम्ब्रेन के गीत, वीनस ऑफ द हार्ट सेल, के वीडियो की विशेषता। जेमी डेलानो कई मौकों पर इस शीर्षक पर लौटे। हेलब्लेजर पर गर्थ एनिस और पॉल जेनकिंस के रंग के बीच, उन्होंने आखिरकार यह कहानी बताई कि जॉन के सबसे अच्छे दोस्त चास ने उनका ऋण क्यों लिया, अंक 84, और वह अंक 250 में 5 क्रिसमस कहानियों में से एक के लिए फिर से लौटे। उन्होंने 1995 में द हॉरिस्ट और 2000 में बैड ब्लड नामक लघु श्रृंखला भी लिखी, दोनों में जॉन कॉन्स्टेंटाइन थे। 2010 में एक हार्डकवर ग्राफिक उपन्यास हेलब्लेजर, पेंडेमोनियम के लिए कलाकार जॉक के साथ स्वैम्प थिंग में जॉन कॉन्स्टेंटाइन की पहली उपस्थिति की 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक और पर्याप्त वापसी की गई थी। 1991 से 1995। गर्थ एनिस, 4150, 5283, 129, 133। द फर्स्ट ऑफ द फॉलन, गार्थ एनिस की हेलब्लेजर श्रृंखला में एक प्रमुख प्रतिपक्षी, जिसे विलियम सिम्पसन द्वारा चित्रित किया गया था। आयरिश लेखक गर्थ एनिस ने 1991 में फिर से 2000 ईस्वी से शीर्षक को संभाला, जहां वह जज ड्रेड पर काम कर रहे थे। उन्होंने शीर्षक पर किसी भी लेखक के लिए दूसरा सबसे लंबा रन लिखा। 20 शीर्षक पर उनका विचार जेमी डेलानो की तुलना में अधिक व्यक्तिगत था, जिसमें जॉन के रिश्ते सामने आ रहे थे। इसका एक मजबूत धार्मिक विषय भी था, जिसमें जॉन का फर्स्ट ऑफ द फॉलन के साथ व्यवहार, और कुछ स्टोरी लाइन, जैसे कि एक देवदूत, ताली और एक सक्सुबस दानव, एली के बीच का संबंध, प्रीचर में एक प्रमुख प्लॉट डिवाइस के रूप में फिर से इस्तेमाल किया जाएगा, जो उनके सबसे लोकप्रिय कार्यों में से एक है। वह द पोग्स के संगीत और ब्रेंडन बेहान की कविता का भी संदर्भ देते हैं। उनका दौर, डेंजरस हैबिट्स, 41 से 46 से शुरू हुआ, 21, जो 2005 की फिल्म कॉन्स्टेंटाइन का आधार था, और जॉन कॉन्स्टेंटाइन के फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित होने और खुद को बचाने के लिए फर्स्ट ऑफ द फॉलन और नर्क के कई अन्य लॉर्ड्स के साथ किए गए हताश सौदे से निपटता है। खुद को बचाने की कोशिश के दौरान, वह आयरलैंड जाता है, और बाद में आयरिश मूल के एक पुराने दोस्त किट रयान से फिर से परिचित होता है। अगले कुछ मुद्दों में किट के साथ उसके रिश्ते के शुरुआती चरणों का अनुसरण किया गया है। कथानक, रॉयल ब्लड, में ब्रिटिश सिंहासन पर एक दानव को स्थापित करने की साजिश, और विस्तारित अंक 50 में, वैम्पायर के राजा के साथ उसकी पहली मुलाकात। इस आर्क, अंक 51, में एक छोटी कहानी अतिथि लेखक जॉन स्मिथ द्वारा लिखी गई थी। 15-22। अगला प्रमुख आर्क, फियर एंड लोथिंग, अंक 62 से 67, जॉन के व्यक्तिगत जीवन के एक उच्च बिंदु को कवर करता है, जिसमें किट के साथ उसके रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, और एक 40वीं जन्मदिन की पार्टी है, जहां उसके दोस्त एली, जतना और स्वैम्प थिंग शामिल होते हैं, और अपनी विभिन्न क्षमताओं का उपयोग करके बड़ी मात्रा में बुशमिल्स व्हिस्की और मारिजुआना बनाते हैं। फिर कहानी उसे नेशनल फ्रंट के साथ उसके व्यवहार, किट के प्रति उनकी धमकियों और उसे आयरलैंड लौटने के लिए छोड़ने के माध्यम से उसके सबसे निचले बिंदु पर ले जाती है। 23। इसके बाद, जॉन हार जाता है, और सड़कों पर बेघर रहता है, अपने जीवन को भूलने के लिए शराब पीता है। यह तब तक मामला रहता है,
जब तक कि वैम्पायरों का राजा उसका शिकार नहीं कर लेता। 24 उसके ठीक होने के बाद। कहानी डैमनेशंस फ्लेम अंक 72-77 अमेरिका की यात्रा का अनुसरण करती है, जहां कॉन्स्टेंटाइन को उसके पुराने विरोधी पापा मिडनाइट, एक वोडून जादूगर द्वारा वैकल्पिक अमेरिका में रखा जाता है। उसके साथ जेएफके की आत्मा भी है, जिसे उसके कुख्यात घाव से उसके मस्तिष्क को संभाल कर रखना है। अंततः वह भागना सीख जाता है, अब्राहम लिंकन के वेश में फर्स्ट ऑफ द फॉलन से मिलने से कुछ समय पहले। इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक आता है, जहां वह डबलिन में एक मृत दोस्त की आत्मा से मिलता है, जो उसकी हाल की समस्याओं को कुछ हद तक बंद करने का प्रस्ताव देती है। 25 एनिस का सफ़र रेक एट द गेट्स ऑफ हेल के साथ समाप्त होता है, एक कहानी जो अंत में नस्लवाद की कहानी को एक साथ लाती है। जॉन की अंतिम पायरिक जीत इस रंग को बंद कर देती है और एक नए लेखक के लिए अपेक्षाकृत साफ स्लेट छोड़ देती है। 26 एनिस ने 1998 में सन ऑफ मैन के साथ इस शीर्षक पर संक्षिप्त वापसी की, जो पॉल जेनकिंस और वॉरेन एलिस के शीर्षक पर रन के बीच अंतराल को भरता है। यह अधिक अपमानजनक कहानी कॉन्स्टेंटाइन द्वारा एक पूर्वी लंदन के गैंगस्टर के मृत बेटे को एक राक्षस की आत्मा का उपयोग करके पुनर्जीवित करने के परिणामों के बारे में है। 27 शीर्षक पर अपने रन के दौरान उन्होंने 2 विशेष प्रकाशित किए, हेलब्लेजर स्पेशल और हार्टलैंड, जो किट रयान की आयरलैंड में वापसी का अनुसरण करता है। 1995 से 1999 पॉल जेनकिंस 89 और 128 जेमी डेलानो द्वारा अंक 84 और फ्रॉम हेल कलाकार एडी कैम्पबेल अंक 85-88 के एक संक्षिप्त अंतराल के बाद। श्रृंखला का निर्देशन 1995 में पॉल जेनकिंस ने संभाला था। वह टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स और अन्य मिराज स्टूडियो लाइनों के पूर्व संपादक थे। 28 उन्होंने कई कॉमिक हाउसों से संपर्क किया था, संपादन से थक गए थे और अंततः हेलब्लेजर का प्रबंधन हासिल करने में कामयाब रहे। ऐसा करने वाले वे पहले बड़े पैमाने पर अप्रमाणित लेखक थे। 29 जेनकिंस का रन अपने विषयों में अधिक पारंपरिक रूप से अंग्रेजी है, जिसमें एल्बियन, आर्थरियन किंवदंती और पुरानी अंग्रेजी लड़ाइयाँ शामिल है, और यहाँ तक कि सैमुअल टेलर कोलरिज की उपस्थिति भी है, और कुबला खान के लेखन की एक अनुमानित व्याख्या व अराजकतावादी जीवन शैली के बारे में जेमी डेलानो के कवरेज और 1994 के आपराधिक न्याय अधिनियम के प्रभावों पर भी लौटते हैं, जो एक विवादास्पद कानून था जिसने जनता की रेव और बड़े प्रदर्शन करने की क्षमता को प्रतिबंधित कर दिया था। 30-31 इस दौर की प्रमुख कहानियों में क्रिटिकल मास शामिल है, जहां कॉन्स्टेंटाइन को अपने अंधेरे पक्ष को दूसरे मानव शरीर में शुद्ध करने के लिए जादू का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जाता है, ताकि एक दोस्त के प्रेतग्रस्त बेटे को बचाने के लिए एक व्यापार के हिस्से के रूप में नर्क में जाने से बचा जा सके। इस प्रकार एलिस्टर क्रॉली की सहायता से विरोधी चरित्र डेमन कॉन्स्टेंटाइन का निर्माण होता है। 32 ऐतिहासिक सवे अंक ने जॉन कॉन्स्टेंटाइन के पिता और उनके बीच के अपमानजनक संबंध के बारे में अधिक जानकारी दी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह वास्तविकता में हो रहा है या जॉन के कोमा में स्वास्थ्य लाभ के दौरान उसके दिमाग में है। 33 लास्ट मैन स्टैंडिंग से पता चलता है कि उसका दोस्त रिच राजा आर्थर का वर्तमान वंशज है, और मर्लिन का भगवान के रहस्य को खोजने का प्रयास, एक ऐसा कार्य जो इंग्लैंड को नष्ट कर देगा, जॉन के कुछ बचे हुए दोस्तों को चारा के रूप में इस्तेमाल करना। 34 10वीं वर्षगांठ का अंक सामान्य प्रारूप से हटकर चौथी दीवार को तोड़ता है और पाठकों को इस तरह संबोधित करता है मानो वे कॉन्स्टेंटाइन के साथ एक पब में है और उनकी कहानियां सुनने के लिए मासिक मिलन समारोह में शामिल हों। अंक के दौरान कॉन्स्टेंटाइन के इतिहास के अधिकांश पात्र दिखाई देते हैं, साथ ही सैंडमैन से डेथ ऑफ द एंडलेस भी दिखाई देता है। इसके अलावा श्रृंखला निर्माता एलन मूर, गर्थ एनिस और स्वयं जेनकिंस सहित लेखकों और कलाकारों ने भी इसमें भाग लिया है। 35 इसके बाद जेनकिंस का दौर 2 कहानियों अप द डाउन स्टेयरकेस और हाउ टू प्ले विद फायर के साथ समाप्त होता है, जो फर्स्ट ऑफ द फॉलन की नई योजना से संबंधित है, जो अनिवार्य रूप से मानव जाति को टेलीविजन और उपभोक्तावाद के माध्यम से खुद को बर्बाद करने देना है और कॉन्स्टेंटाइन को मित्रहीन और अकेला छोड़ने की एली की साजिश है। जॉन अंततः एक कैंप फायर पर भगवान के साथ बातचीत में एक शाब्दिक देवता के माध्यम से खुद को बचा लेता है। 9-36 हालांकि उस समय रिच और उसका परिवार आखिरकार जॉन के साथ अपनी दोस्ती तोड़ देता है। 1999 से 2000 वॉरेन एलिस 134-143
वॉरेन एलिस ने 1999 में ट्रांसमेट्रोपॉलिटन पर अपने काम के बाद शीर्षक को संभाला, जो हेलिक्स कॉमिक्स के बंद होने के बाद वर्टिगो छाप में चला गया था। 20 वह कई वर्षों के लिए पूर्णकालिक लेखक बनने वाले थे, उनके पहले डेलानो, एनिस और जेनकिंस की तरह, लेकिन डीसी द्वारा शूट कहानी को प्रकाशित करने से इनकार करने के बाद उन्होंने शीर्षक को जल्दी छोड़ दिया, जो कोलंबिन हाई स्कूल नरसंहार के बाद हाई स्कूल शूटिंग के बारे में थी, इस तथ्य के बावजूद कि यह घटना से पहले लिखी और प्रस्तुत की गई थी। 38 कहानी आखिरकार 2010 में प्रकाशित हुई। 39 उनका संक्षिप्त कार्यकाल लंदन की एक कहानी हॉन्टेड से शुरू हुआ, जिसमें जॉन एक पूर्व प्रेमिका इसाबेल की एलेस्टर क्रॉली शैली के जादूगर जोश राइट द्वारा क्रूर हत्या की जांच करता है। कहानी कई पात्रों का परिचय देती है या उन्हें फिर से पेश करती है, जो हेलब्लेजर ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए, जिसमें इंस्पेक्टर वॉटफोर्ड, मूल रूप से जेमी डेलानो के शीर्षक पर रन, उम्रदराज जादूगर क्लेरिस और मैप, एक शक्तिशाली जादूगर शामिल है, जो लंदन के संरक्षक के रूप में अपने हिस्से में ट्यूब रेनोवेशन पर काम करता है। 40 एलिस के संक्षिप्त कार्यकाल के शेष भाग को एकल अंक कहानियों के साथ लिया गया, जिन्हें सेटिंग सन के रूप में एकत्र किया गया। 41 2000 से 2002 ब्रायन अजारेलो 146 174 क्रोएशियाई लेखक डार्को मैकन के एक संक्षिप्त अंतराल के बाद श्रृंखला को फिर ब्रायन अजेरेल्लो ने संभाला, एक बार फिर वर्टिगो 100 बुलेट्स के लिए अपनी श्रृंखला की ताकत पर काम पर रखा गया। अजेरेल्लो का रन एक बड़ी मेटा स्टोरी है, जो अमेरिका भर में जॉन कॉन्स्टेंटाइन की यात्रा का अनुसरण करती है, जेल में उनके कारावास से शुरू होती है। 42 फिर विभिन्न प्रकार से एक पोर्नोग्राफी रिंग का पर्दाफाश करती है। 43 एक सीरियल किलर को पकड़ती है। 44 अपने कारावास के वास्तुकार स्टेनली डब्ल्यू मैनर से निपटने से पहले एक नियो नाजी समूह को लेती है। 45 जो बैटमैन की एक पतली घुमावदार नकल है। ब्रायन अजेरेल्लो 250 अंक की 5 कहानियों में से एक के लिए लौटे। इस आर्क 2002 से 2006 माइक कैरी 175 215 229 एजेरेलो के रन के बाद लेखक माइक कैरी ने सैंडमैन ब्रह्मांड में सेट अपने आइजन पुरस्कार विजेता शीर्षक लूसीफेर के बाद शीर्षक को संभाला। 46 कैरी के रन ने जॉन कॉन्स्टेंटाइन को उसकी जड़ों में वापस लाने का प्रयास किया। शीर्षक काफी हद तक लंदन में वापस सेट किया गया था और शीर्षक पर पूर्व रंग के कई पात्रों को दिखाया गया था। माइक कैरी को लिवरपूलियन चरित्र लिखने वाले पहले लिवरपूलियन होने का सम्मान भी प्राप्त है। उस समय तक किसी भी एक लेखक द्वारा शीर्षक पर उनका दूसरा सबसे लंबा रन था, जो पीटर मिलिगन के रन तक गर्त एनिस 20 के बाद दूसरे स्थान पर था। अपने रन की शुरुआत में एंजी स्पैचकॉक एक साथी जादूगर का परिचय देता है और अपनी भतीजी जेमा कॉन्स्टेंटाइन को फिर से पेश करता है, जो अपने चाचा की घबराहट के लिए जादू के इस्तेमाल में पड़ गई है। अपनी बहन के घर से एक बुरी आत्मा को निकालने के बाद और यह पता लगाने के बाद कि जेमा गायब हो गई है, जॉन लंदन लौटता है, यह देखने के लिए कि उसके पुराने सहयोगी और दुश्मन सभी एक पौराणिक वस्तु की तलाश में पक्ष ले रहे हैं, जिसे रेत से पुलचर के रूप में जाना जाता है। जॉन अंततः उस वस्तु का पता लगाता है और जेम्मा को ढूंढता है, उसे अपने पुराने दुश्मन जोश राइट से मुक्त करता है। 47 कई पूर्व चेतावनियों के बाद कॉन्स्टेंटाइन फिर एक आगामी त्रासदी की योजना बनाने के लिए दुनिया की यात्रा करता है, जो तब घटित होगी जब 3 दरवाजे खुलेंगे, जिसमें स्वैम्प थिंग और ईडन गार्डन शामिल है। 48 हालांकि जॉन की तैयारियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे उस संरक्षक को मारने के लिए छल किया जाता है जो त्रासदी को रोक रहा था, एक जानवर को मुक्त करता है जो मानव जाति की सामूहिक बेहोशी को नियंत्रित कर सकता है। जॉन कॉन्स्टेंटाइन ने खुद को चेतना से मुक्त करने के लिए अपनी कलाई काट ली और जानवर पर विश्वास की चाल चली, जिससे उसके दोस्तों को सामूहिक चेतना का उपयोग करके उस संरक्षक को फिर से बनाने का समय मिल गया जिसने जानवर को फंसाए रखा था। हालांकि इस प्रक्रिया में स्वैम्प थिंग की मानव आत्मा को निकाल दिया जाता है, जिससे कॉमिक का चौथा रन तैयार होता है, जिसे शीघ्र ही बाद में फिर से लॉन्च किया जाता है। इस प्रक्रिया में जॉन अपनी याददाश्त खो देता है, जिससे 200वें अंक तक की घटनाएं तय होती है। 49 ऐतिहासिक अंक तक पहुंचते जॉन का घटनाओं पर बहुत कम नियंत्रण होता है। जॉन अंततः इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और 200वें अंक में दिखाया गया है कि कैसे रोसा कार्निस उसकी वास्तविकता में हेरफेर करती है, जिससे वह उसके साथ 3 बच्चों की परवरिश करता है,
किट रयान की आड़ में शीर्षक पर गर्थ एनिस के समय से, जेड, जेमी डेलानो से और एंजी, वर्तमान रन से 53 अलग अलग कलाकारों के साथ। स्टीव डिलन, मार्सेलो फ्रूसिन और लियोनार्डो मैनको प्रत्येक एक कहानी को चित्रित करते हैं, शीर्षक के अतीत, वर्तमान और भविष्य के रूप में। कैरी की अंतिम यात्रा जॉन के 3 नए बच्चों द्वारा उसके सभी परिवार और दोस्तों को मारने की कोशिशों के बाद हुई, जिसका समापन उसकी बहन चेरिल की उसके भूत प्रेत से ग्रस्त पति के हाथों मौत के रूप में हुआ। 51 फिर जॉन रोसा कार्निस के पिता नेर्गल की सहायता से उसकी आत्मा को बचाने के लिए नर्क में जाता है। अंततः योजना विफल हो जाती है और जॉन टूटा हुआ लौटता है और जादू को त्यागने का इरादा रखता है। 52 माइक कैरी ने डेनिस मीना और एंडी डिगल के शीर्षक पर रंग के बीच एक एकल अंक के लिए शीर्षक पर वापसी की और दुनिया भर में फैल रही एक अजीब बीमारी के बारे में अच्छी तरह से प्राप्त 53 हिलब्लेजर ग्राफिक उपन्यास ऑल हिज इंजन भी लिखा।